अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात और मुअज़्ज़ज़ पेरेंट्स। अच्छा, 9686 की हमने लेक्चर सीरीज शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम शायरी कर चुके, हम अफसाने 5 कर चुके और अभी लास्ट P4 का जो सवाल है वो है ड्रामा, और इस वक्त हम ड्रामे को कंप्लीट करने जा रहे हैं और होप सो कि आपको पिछले लेक्चर्स के अच्छे तरीके से 17 लेक्चर हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 18 में हम सबसे पहले इम्तियाज अली ताज का तारुफ पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा तेजी के साथ मैं लेके चलूंगा, समझाऊंगा भी, बिकॉज ये एक लंबा लेक्चर हो जाएगा और अगर लंबा लेक्चर हो गया तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी। इम्तियाज अली ताज का तारुफ मेरी किताब जो गुलजार आबिद है, जो मैंने आपसे गुजारिश की थी स्टूडेंट्स रिसोर्स से मिलेगी, वहां से आप ले लें और सामने रख लें और तमाम लेक्चर सुन लें। इंशाअल्लाह फजले खुदा आपको ए लेवल्स के कोर्स में कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। लीजिए जी, इम्तियाज अली ताज का सबसे पहले तारुफ पढ़ लेते हैं। इम्तियाज अली ताज का तारुफ है, पैदाइश है 13 अक्टूबर 1900 में लाहौर में पैदा हुए, वफात है 19 अप्रैल 1970 में लाहौर में ही इन्होंने वफात पाई। इम्तियाज अली ताज ने पेज नंबर 120 पढ़ रहा हूं मैं गुलजार आबिद का। इम्तियाज अली ताज ने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैट्रिक किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA का इम्तिहान पास किया। इम्तियाज अली ताज ने एक इल्मी और अदबी घराने में आंख खोली। अदबी माहौल उनको विरसे में मिला। उनके वालिद और वालिदा दोनों लिखारी थे। उनकी वालिदा उस वक्त अपने कलम के जौहर दिखाती थी जब औरतों पर तालीम के दरवाजे बंद थे। इम्तियाज अली ताज की वालिदा सैयदा मोहम्मदी बेगम ने 20 से ज्यादा किताबें लिखी। ड्रामा के फन में इतनी तरक्की की कि 22 वर्ष की उम्र में ड्रामा अनारकली लिखा, जो उर्दू ड्रामे की तारीख में संग मील की हैसियत रखता है। इम्तियाज अली ताज ने बहुत से ड्रामे लिखे, मगर जो शोहरत उन्हें ड्रामा अनारकली ने दी वो किसी और ड्रामे के हिस्से में ना आ सकी। अच्छा, ज़हन में रखें ये जो ड्रामा है इसके 3 बाब हैं, 13 मनाजिर हैं। पहले बाब में 4 मनाजिर हैं, दूसरे बाब में 4 मनाजिर हैं और तीसरे बाब में 5 मनाजिर हैं। अच्छा, ये जो इनकी बेगम थी ना इम्तियाज अली ताज साहब की, हिजाब इस्माइल, उनके नाम हिजाब इम्तियाज अली ताज बाद में उनका नाम हो गया, उनके नाम ये ड्रामा किया था तो उनकी बेगम इनसे रूठी हुई थी, फिर वो मान गई थी। अच्छा जी, सबसे पहले अकबर आजम, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके हवाले से मैं एलेबरेट करता चलूं। अकबर आजम इसका मेन किरदार है। फिर जो दिलाराम, जो अकबर आजम के दरबार में एक कनीज थी, बहुत ही घाक किस्म की, बहुत ही घाग और बहुत ही शातिर औरत थी, वो सारे महल को उसने अपने काबू में किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद नादरा बेगम, जो दिलाराम जब चले जाते हैं तो नादरा बेगम आती है। इसका बेसिकली नाम खूबसूरती की बिना पे अनारकली रखा गया था। लीजिए जी, उसके बाद सलीम जो है वो ज़ाहिर है बादशाह का बेटा है और बख्तियार सलीम का जो दोस्त है सुरैया अनारकली या नादरा बेगम की बहन है। एक एक कैरेक्टर जलाल, मैंने कैरेक्टर सारे लिखे हैं 124 पेज पे। जलालुद्दीन अकबर शहनशाह हिंद है जी, जोधाबाई अकबर की बीवी है, रानी जोधाबाई, ये अकबर की बीवी है। अच्छा, उसके बाद शहजादा सलीम अकबर का वली अहद है, यानी बेटा है, सक्सेसर है। फिर उसके बाद अनारकली है, शहजादा सलीम की महबूबा है। सुरैया अनारकली की बहन है। बख्तियार शहजादा सलीम का दोस्त है और माँ जो अनारकली और सुरैया की माँ है। फिर दिलाराम अनारकली के पहले मंजर की मंजूर नजर, यानी ये पहले बहुत ज्यादा फेमस थी इसमें बादशाह अकबर के दरबार में, लेकिन जब ये अपनी बहन की खबरगिरी के लिए जाती है तो फिर मसाइल पेश आते हैं। जाफरान महल के खूबसूरत कनीज सितारा, जाफरान की सहेली अंबर और मरवारीद, ये भी दिलाराम की सहेलियां हैं और राजदार हैं। ख्वाजा सरा काफूर जो है, ये ख्वाजा सरा कानूर लिखा हुआ, काफूर कर लीजिए इसको ना, ख्वाजा सरा काफूर। अच्छा जी, ये दारोगा है। ये बेसिकली ख्वाजा सरा इसलिए होते थे कि लेडीज और जो जेंट्स हैं वो इकट्ठे ना हो पाए, इस वजह से वो दोनों जो लोग थे ना, वो दोनों क्लासेस उनको अलग करने के लिए ख्वाजा सरा काफूर रखे जाते थे। फिर जनाब मुकाम कला लाहौर है, जमाना 1599 का मौसम बहार है। मुसन्निफ इम्तियाज अली ताज है। नीचे एक शेर मैंने पुट किया हुआ है अख्तर साहिब का, और कितने ताबा थे वो लम्हा तेरे पहलू में, दो घड़ी मेरी फिरदौस मिना में गुजरी है। ये अख्तर के आगे जो लिखा हुआ है ना, वो शायर का नाम गलत है, वो मैं ठीक तस्हीह करवा दूंगा किसी लेक्चर में। अच्छा जी, ड्रामा अनारकली का मैंने तबसरा और तनकीदी जायजा पेज नंबर 121 निकाल लीजिए। जिस तरह मैंने बताया इसके 3 बाब हैं। पहला बाब इश्क,
दूसरा रक्स और तीसरा मौत। पहले इश्क होता है, फिर डांस वांस होता है, जिस तरह हमारी आम स्टोरीज में होता है ना, सेम इज द केस विद दिस ड्रामा। तो फिर उसके बाद मौत हो जाती है। अच्छा, स्टोरी एक दफा समझ लीजिए। बादशाह अकबर जो है उसका दरबार, ये बड़ा खूबसूरत दरबार था। यहाँ रक्कासाएं थी, यहाँ मौज मेला था, यहाँ जिंदगी की तमाम रौनकें थी। बादशाह अकबर ना दिलाराम जो होती है बादशाह के महल में, एक कनीज, उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। तमाम मामलात दिलाराम के हाथ में दिए हुए थे। अच्छा, दिलाराम की बहन जो है ना, वो गांव में हो जाती है बीमार। वो गांव चले जाती है अपनी बहन की दमारदारी के लिए। उसके बाद एक खातून एंटर होती है, नादरा बेगम। नादरा बेगम बादशाह अकबर को बड़ी पसंद आती है। नादरा बेगम को उसकी खूबसूरती, अच्छा इसका नाम महरुन निसा भी है, और उसको उसकी खूबसूरती की बुनियाद पे वो नाम दिया जाता है अनारकली का, जिसके नाम से ड्रामा मंसूब है, अनारकली। ड्रामे का नाम भी अनारकली रखा गया, और उस खातून का नाम भी अनारकली था, जिसका पहले नाम नादरा बेगम और महरुन निसा था। और ये औरत बादशाह के महल में तब आई जब नादरा बेगम, दिलाराम अपनी बहन की खबरगिरी के लिए गांव जाती है। अच्छा, जो शहजादा सलीम है ना, आपको पता है बादशाहों के बेटे आमतौर पे आजकल भी बिगड़े हुए होते हैं, तब भी बिगड़े हुए थे। तो ये ना बिगड़ा हुआ बच्चा था, पहले दिलाराम से इश्क माशूकी करता था, फिर उसके बाद जब अनारकली आई तो अनारकली से इसके मरासिम शुरू हुए। वो सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी है जहां से जाते जाते, उसकी वो जाने उससे पासे वफा था कि ना था, तुम तो फराज अपनी तरफ से निभाते जाते। तो ये ना निभाने की कहानी है। सलीम छोड़ता है, दिलाराम जब चले जाती है गांव, उसके बाद नादरा बेगम यानी महरुन निसा यानी अनारकली जब आती है, तो जनाब ये अनारकली से इश्क की पींगें बढ़ाना शुरू कर देता है, और जनाब इसका जो चक्कर है वो बड़ा उरूज पे होता है। बादशाह अकबर ना अनारकली को मुख्तलिफ हिस्टोरियंस, क्रिटिक्स, तनकीद निगारों के मुताबिक ना, जो बेसिकली बादशाह अकबर था वो बड़ा पसंद करता था अनारकली को। अनारकली प्यारी बहुत थी। मतलब एक हिस्टोरियन ने लिखा है कि जब अनारकली अंगूर का शरबत पीती थी तो उसकी रगों में से अंगूर का शरबत नजर आता था, इतनी डेलिकेट, इतनी नाजुक अंदाम थी। तो जब इस तरह की सूरत हाल थी तो जाहिर है बादशाह बहक ही जाते हैं। बादशाह अकबर जो है वो बहका हुआ था। जब उसे ये पता चलता है कि सलीम भी उसके इश्क में मुब्तला है, तो उसे बड़ा दुख होता है कि यार, अच्छा बादशाहों के लिए बाईद नहीं था कि वो 13 साल के अनारकली से शादी कर लेते बादशाह अकबर, लेकिन जब पता चलता है बेटे के इश्क की कहानी है तो वो स्टेप बैक आता है। एनीवे जी, अच्छा ये सारी स्टोरी चलती है। तो इस पूरे ड्रामे में ना जो रानी जोधाबाई का किरदार है वो बड़ा इंसानियत का किरदार है। वो बादशाह अकबर को जब पता चलता है ना कि अनारकली का और शहजादा सलीम का चक्कर चल रहा है, तो बादशाह अकबर बड़ा रिएक्ट करता है। तो वो रानी जोधाबाई बोलती है कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो अनारकली कनीज जरूर है, नौकरानी, कनीज का मतलब नौकरानी होता है, कनीज जरूर है, लेकिन चूंकि ये जो हमारा बेटा है उससे प्यार करता है, वो खूबसूरत बच्ची है, तो खूबसूरत बच्ची से उसका निकाह कर देते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। अनारकली का होकर वो हमारा सलीम भी बन जाएगा। लेकिन बादशाह अकबर जो है वो बड़ा सख्त गीर बादशाह वाकई हुआ था। वो कहता है कि तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी तमाम आरजुओं, अपनी तमाम उमंगों को एक औरत के आंसुओं के, एक कनीज के आंसुओं के स्पुर्द कर दूं, यानी इस तरह का वो सेंटेंस बोलता है, जिसका मतलब ये होता है। ड्रामे में एग्जैक्ट क्या लफ्ज हैं वो पढ़ने के पे पता चलेगा। लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा कि एक कनीज के लिए अपने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दूं। बहरहाल जी, रानी जोधाबाई बार बार कहती है कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। बादशाह अकबर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बादशाह अकबर नहीं चाहता। अच्छा, इसी दौरान ना दिलाराम जब होती है ना, उसकी वापसी होती है, तो दिलाराम जब सलीम का हाथ पकड़ना चाहती है तो सलीम कहता है अबे औकात में रह, तो अनारकली है। तो दिलाराम बड़ी तेज औरत है। दिलाराम कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, मैं शोर डाल दूंगी और फिर तुम्हें पता ही है क्या होगा। एनीवे वो मैं टैकल करता है सलीम उसको। तो दिलाराम से जो है ना थोड़ा जो पीछा छड़वाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भाता नहीं है कि अनारकली या कोई और औरत दिलाराम की जगह है। एनीवेज,
وہ ख्वाजा सरा काफूर के पास जाती है। अच्छा, इसमें जो बख्तियार का किरदार है ना सलीम के साथ, वो बड़े अच्छे दोस्त है। बख्तियार बार बार समझाता है कि सलीम तुम ये गंदे कामों में ना पड़ो, ये गलत काम है, और तुम अपने कैलिबर का, अपने स्टेटस का, जिसे आजकल स्टेटस बोलते हैं, अपने स्टेटस का ख्याल करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहता है मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मैं सिर्फ अनारकली को चाहता हूं, अनारकली है तो मेरी जिंदगी है, और अगर अनारकली नहीं है तो मेरी कोई जिंदगी नहीं है। एनीवेज जी, मामला कुछ इस तरह से बिगड़ता है। अच्छा, सुरैया जो है वो बहुत ज्यादा अपनी बहन का साथ देती है। सुरैया इन दोनों की मॉडरेटर है, इन दोनों की मुलाकात करवाने वाली है, फैसिलिटेटर है, सहूलतकार है शहजादा सलीम और अनारकली की। एनीवेज जी, दिलाराम जो है ना ख्वाजा सरा काफूर के पास जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं ये उसको भी इसने ना अपने जाल में फांसा हुआ है, वो भी थोड़ा सा ठरकी वर्की है और वो भी इसके साथ शुगल मेला करता रहता है। बट एट द सेम टाइम वो चूंकि उसकी ड्यूटी है कि उसने खवातीन और मर्दों को अलग अलग रखना है बादशाह के दरबार में, तो इस वजह से वो अपना काम कर रहा होता है। एनीवे जी, ये दिलाराम उसे कहती है कि अब मुझे बदला लेना है, तो मैं बदले की आग में जल रही हूँ। तो ये कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो? तो ये ख्वाजा सरा काफूर को बोलती है कि तुम जानते ही हो कि जब कोई नाज़िम की दुम पर पांव रख दे तो वो क्या करती है, तो वो डंग मार दिया यकीनन। एनीवे जी, ये बड़ा ख्वाजा सरा काफूर कहता है ठीक है, जो हेल्प तुम्हें चाहिए मैं हाजिर हूं। अच्छा जी, जुमेरात को ना बादशाह के दरबार में महफिल सजती थी। वो महफिल में ख्वाजा सरा काफूर और दिलाराम ने सारा इंतजाम करना होता है और अनारकली ने वहां डांस करना होता है। फैज अहमद फैज की बड़ी कोई लविंग सी या फैज अहमद फैज की या किसी की भी एक बड़ी लविंग सी गजल जो है ना, फैज की नहीं, फैज के जमाने का शायद, अच्छा नहीं, ये 1900 में लिखा गया ना, तो मतलब ये ड्रामा बेसिकली। अच्छा, इम्तियाज अली ताज खुद कहता है कि सिर्फ मैंने एक स्टोरी बनाई है, जो मुझे बादशाह के महल में लगा ना, ये उस टाइप की एक स्टोरी मुझे समझ आई और मैंने बड़ा एक लविंग सी गजल, मेरा ख्याल फैज की गजल जो है ना वो लगाई जाती है और जनाब इन दोनों को शराब पिला दी जाती है, यानी अंगूर का शरबत उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जब ये दोनों टन हो जाते हैं तो अनारकली नाच रही होती है। बादशाह के एक्सक्यूज मी बादशाह के जो फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं, बादशाह को मतलब वो उस बादशाहों का जो कैलिबर ये होता था, मतलब कितने पढ़े लिखे होते थे वो, ये कैलिबर होता था। वो खूबसूरत अपनी डांसर्स, खूबसूरत अपने मुलाजमीन दिखा के ना, तो वो दूसरे बादशाहों के लाइक नजरों में एक बड़े बाकमाल समझे जाते थे। एनीवेज, अनारकली नाच रही होती है, लेकिन वो सारे इशारे जो है ना वो शहजादा सलीम को कर रही होती है और शहजादा सलीम भी पागलों की तरह उसका हाथ पकड़ रहा होता है। दोनों बैठ जाते हैं और दिलाराम इतनी शातिर औरत होती है कि दिलाराम एग्जैक्टली शीशे इस तरह सेट करती है कि बादशाह को अनारकली और शहजादा सलीम की एक एक हरकत नजर आए। एनीवेज, बादशाह को बड़ा जी, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 18 पार्ट 2 के साथ हम ड्रामा अनारकली को मैं एलैबोरेट कर रहा था, तो बात यहां तक पहुंची थी। अगर आपने लेक्चर नंबर 18 का पार्ट 1 देखा है ना, तो वो आपको समझ आ जाएगी। मैं वहां से कहानी को जोड़ता हूं तो वो शीशे इस तरह सेट करती है। दिलाराम बड़ी शातिर औरत है कि अनारकली और शहजादा सलीम की हर हरकत जो है ना बादशाह को बड़े अच्छे तरीके से नजर आ रही है। अच्छा, अब स्टोरी कुछ यूं होती है कि बादशाह सलामत जैसे ही वहां से निकलते हैं तो ऑर्डर करते हैं कि दोनों को के मिलने पे पाबंदी लगा दी जाए, और रानी जोधाबाई से जाके कहते हैं कि मेरे लिए तो बड़ा मसला है कि एक अनारकली, एक मेरी जो कनीज है उसने तबाही फेर दी है, मेरा बेटा बर्बाद हो गया, लेकिन बेटा खुद बर्बाद है। अच्छा, एनीवेज, वो दोनों के मिलने पे पाबंदी होती है। दिलाराम फिर एक साजिश का जाल बनती है और दिलाराम कहती है ख्वाजा सरा काफूर को कि मजा तो बड़ा आया, लेकिन इसने चूंकि मेरे साथ शहजादे ने गद्दारी की, अब मैं इससे पूछती हूँ। एनीवेज, वो ख्वाजा सरा काफूर को शहजादा सलीम के पास भेजती है और खुद जाती है इसके पास, क्या नाम है इसका, अनारकली के पास, और उसे कहती है कि मैं एक औरत हूं, मैं तेरे जज्बात को समझती हूँ, तो तू क्या चाहती है। अच्छा, ये दोनों सीन बाजार है, उसने कहना था मैं शहजादा सलीम से मिलना चाहती हूँ, और शहजादा सलीम के पास ख्वाजा सरा काफूर है, और ख्वाजा सरा काफूर को वो क्या कहता है कि शहजादा कहता है कि तू मेरी मुलाकात का कोई इंतजाम कर, तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा, कल को मैं नहीं बादशाह बना, इंशाल्लाह जितना हो सका तुम्हें नवाजूंगा। एनीवे जनाब, वो प्लान करते हैं जी। अब वो साजिश देखिएगा, पूरे महल की सफाई की जाती है। शहजादा सलीम और जो अनारकली है उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है। उन्हें कहता है कि ये तुम्हारा रूम है और तुम एक दूसरे से गपशप कर लो। बट बादशाह सलामत को ये कहा जाता है कि हम आपको विजिट करवाना चाह रहे हैं, पूरा महल हमने सजाया है। तो जनाब बादशाह सलामत मूव कर रहे होते हैं, सारे रूम्स के दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक जो रूम है उसका दरवाजा बंद है। और जनाब बादशाह सलामत क्यूरियस होता है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन,
तो वो हुक्म देता है कि उसे खोला जाए। जब उसको खोलते हैं तो शहजादा सलीम और अनारकली जो हैं वो गैर हालत में पाए जाते हैं। शहजादा सलीम जो बादशाह अकबर है, अनारकली के लिए हुक्म देता है कि इसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। पुराने जमाने में बादशाह ना वो निशान इबरत बनाने के लिए इस तरह के काम किया करते थे। और शहजादा सलीम को नजर बंद कर दिया जाए। ड्रामे के एंड में बादशाह सलामत एक मजबूर बाप के तौर पे नजर आता है, बड़ा अलमियाती सा एंड होता है। और जो सलीम है वो बड़ा बेचारा मजनू के तौर पे नजर आता है, और जो बेचारी अनारकली है वो बड़ा जाहिर है जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। उसका बड़ा अलमनाक अंजाम होता है। अच्छा, इसमें ना एक रवायत बड़ी मशहूर है। एक वक्त था जब अनारकली की माँ ने बादशाह सलामत ने अनारकली की माँ को एक अंगूठी दी थी। उन्होंने कहा था कि कभी तुझे कोई काम हो तो ये अंगूठी मुझे दिखाना, मैं तुम्हें जो तुम कहोगी वो नवाज दूंगा। तो एनीवे सुना है, रवायत के मुताबिक सुना है, वो ड्रामे का हिस्सा नहीं है, वो अंगूठी दी जाए बादशाह सलामत को दिखाई जाती है। फिर बादशाह सलामत अनारकली को छोड़ देते हैं और उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाता है और शहर बदर कर दिया जाता है, दूर कहीं वो जाके रहना शुरू कर देते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द ड्रामा। अब पेज नंबर 121 पे जो लिखा हुआ है वो खुलासा तबसरा तनकीदी जायजा, मैं सिर्फ रीडिंग करूंगा आपके साथ इसकी खुलासे की। बाकी सारा ड्रामा मैंने बार बार अलग अलग करके ना मैंने ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, अगर आपका दिल चाहे तो वो पढ़ लीजिएगा, अगर दिल ना चाहे तो ना पढ़िएगा। देखिए जी, अनारकली का किरदार सदियों पुराना है। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर का ये वाकया बयान किया जाता है। इसकी सच्चाई अभी तक झूठ के पर्दे में छुपी हुई है। सैयद इम्तियाज अली ताज ने पेज 121 सैयद इम्तियाज अली ताज ने 1932 में इस दास्तान को ड्रामे की शक्ल दी, जबकि ये 1922 में मुकम्मल हो चुका था। उर्दू अदब का ये पहला ड्रामा कहा जाता है जिसके बारे में मुसन्निफ को शक था कि शायद ये कोई अच्छी काविश ना होगी। उन्होंने अपनी तहकीक में कहा कि मेरी नजर में ये वाकया बेबुनियाद है। शहनशाह अकबर, शहजादा सलीम और अनारकली के गिर्द गर्दिश करने वाला ये किस्सा फर्जी है, मगर इस दास्तान का एक एक गोशा उर्दू अदब में कहकशां की मनव्वरो ताबा है, कहकशां की तरह मनव्वरों ताबा है। इसको तरह यहां लिख लीजिए जी, मनव्वरों ताबा है। कितने ताबा थे वो लम्हा तेरे पहलू में, दो घड़ी मेरी फिरदौसे मिना में गुजरी है। ड्रामे और कहानी की खूबसूरती कि इससे ज्यादा मिसल और क्या होगी कि अनारकली और शहजादा सलीम के इस वाक़े पर बेशुमार ड्रामे, नावल, किताबें, किस्से माज़े वजूद में तख्लीकी अमल से गुजर चुके हैं। इस दास्तान को सवाल नहीं। ड्रामे के 3 हिस्से या 3 अबवाब शुमार किए जाते हैं। पहले बाब 4 मनाजिर, दूसरा बाब 4 मनाजिर और तीसरा बाब 5 मनाजिर, 13 मनाजिर है कुल। अच्छा, 3 अबवाब कौन से? इश्क, रक्स और मौत। ये ड्रामा जो सैयद इम्तियाज अली ताज ने लिखा है 3 अबवाब या हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा वो है जब महल सरा के अंदर मुख्तलिफ कनीज़ें एक दूसरे से महफिल गुफ्तगू हैं। इस गुफ्तगू को ताज साहिब के नहायत खूबसूरत जुमलों से मुज़य्यन किया है। इन कनीज़ों के लिबास, वज़ाक़ता, दीवारों के रंग, फर्नीचर की खूबसूरती प्लॉट के मुताबिक लिखी गई है और इसको उस तरह नुमाया किया गया है, उसी तरह नुमाया किया गया है। इसी मंजर में एक कनीज नादरा बेगम या महरुन निसा मुतारिफ करवाई जाती है। ये कनीज नौजवान है और खूबसूरती में कमाल हसीन है। उसे अनारकली का खिताब दिया जाता है। महल सरा के दरो दीवार पे अनारकली की खूबसूरत शक्ल सूरत, अक्लमंदी और दिल नशीन गुफ्तगू का रंग गहरा होने लगता है। हर तरफ अनारकली की बाज गश्त सुनाई दी जाने लगती है। एक और हसीन कनीज का नाम दिलाराम है जो अनारकली के मुकाबले में कम हसीन नहीं। उसके हुस्न के जादू के भी चर्चे हैं, मगर जो सादगी अनारकली के हुस्न में है वो इसके हुस्न में नहीं। इसी कनीज की साजिशों के सबब अनारकली को इश्क की कुर्बानी के तौर पर सफ़ हस्ती से मिटाने की कोशिश की जाती है। दोनों में शहजादा सलीम को जख्मी करने की जुस्तजू उरूज पर है। अनारकली ड्रामे का दूसरा बाब रक्स से मंसूब है। इस बाब में दिलाराम अपनी हमराज और गहरी सहेलियों मरवारीद और अंबर के साथ मिलकर अनारकली के लिए इस तरीके से मौत का शिकंजा तैयार करती है कि अनारकली वाकिफ नहीं होती और आखिरकार वो मौत की काल कोठरी में धकेल दी जाती है। इस ड्रामे का तीसरा बाब मौत का बाब है, जिसमें अनारकली को शहजादा सलीम से इश्क की पादाश में मौत की सजा सुनाई जाती है। इम्तियाज अली ताज के ड्रामे के फनी मुहासिन को ठीक कर लीजिए, उनका नुक्ता दीजिए। जायजा और बंदिश ऐसी खूबसूरत है कि बेख्तियार ड्रामा पढ़कर या देख कर दाद देने को दिल करता है। ड्रामे का तीसरा बाब मौत पर मुंतज है। अकबर बादशाह अनारकली की मौत इसलिए जरूरी
अनारकली की मौत को इसलिए जरूरी करार देता है कि कहीं उसकी जिंदगी मुगलिया की मौत का सबब ना बन जाए। मुगलिया को ठीक कर लीजिए जी, थोड़ा मीम गैन लाम ये है या मुगलिया। अच्छा जी, अकबर के दरबार में खेला गया यह ड्रामा अपने इख्तिताम तक कारी को इस तरह में रखता है कि कहीं किसी तरीके से अनारकली की जिंदगी बच जाए। दरअसल इम्तियाज अली ताज खुद कहते हैं, मेरे ड्रामे का ताल्लुक महज रवायत से है। बचपन से अनारकली की फर्जी कहानी के सुनते रहने से इश्को हुस्न इश्क नाकामियों नामुरादी का जो ड्रामा मेरे तखय्युल ने मुगलिया हरम के शान व शौकत में देखा, उसका इजहार किया है। ड्रामा अनारकली में इम्तियाज अली ताज ने मुगलिया दौर में उस दौर के लिबास, उस दौर की मुगलिया रियासत के खदोखाल के मुताबिक ड्रामे को लिखा है। खासतौर पर दरबार के अदब व आदाब, फारसी बोलने के अंदाज, खवातीन, महल सरा, कनीजों की साजिशों का अहाता इस खूबसूरत अंदाज में किया है कि बेसाख्ता दाद देने को दिल करता है। लोगों का शाही आदाब को मलहूज़े खातिर रख कर को ठीक कर लीजिए, रे और खे आएगा, रख कर बादशाह के हजूर पेश होना, जिले सुबानी के कहे जाने के अंदाज और बादशाह के तख्त पर जलवा अफरोज होने की शान शौकत को तारीख का हिस्सा बना दिया गया। मुगलिया दौर के बारे में इससे पहले भी बहुत कुछ लिखा गया, मगर अकबर बादशाह के जमाने का ये फर्जी किस्सा कहानी या इश्क़ दास्तान जिस अंदाज में ताज ने पेश की है, इस पर जरूर इम्तियाज अली ताज को अजीम ड्रामा नगार का एहसास हासिल होता है। इम्तियाज अली ताज 1900 में पैदा हुए। वो उर्दू अदब की अजीम शख्सियत बन चुके थे, जिसमें जब वो अमली तौर पर कदम रख चुके थे। लिख के रख देता हूं, अल्फाज सभी कागज पर, लफ्ज खुद बोल के तासीर बना लेते हैं। पेज नंबर 122 ड्रामा अनारकली मोहब्बत की लाजवाब दास्तान के साथ साथ शहंशाह अकबर के अरूज और जाह जलाल को भी रकम करना यकीनन ताज का बड़ा कारनामा है। अच्छा, इस ड्रामा तहरीर कहानी दास्तान उसी वक्त कामयाब होती है जब उसके फनी मुहासन पूरी तरह उजागर हों। ड्रामे की कहानी सलीम के गिर्द घूमती है, जो एक कनीज की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सल्तनत के रूहे रवां से टकराने का सोचने लगता है, यानी बादशाह अकबर से टकराने का सोचने लगता है। बादशाह अकबर के वकार और दबदबे का सवाल था। उसी वक्त हुक्म हुआ कनीज अनारकली को कैद कर लिया जाए। कनीज को कैद करके कैद खाने में डाल दिया गया, जबकि शहजादा सलीम उसी कनीज को हिंदुस्तान की मलका बनाने का ख्वाब देख रहा है। तब जब बेटे के दरमियान एक जंग का एहतमाल पैदा हो गया, इस मौका पर सलीम की वालिदा जोधाबाई, रानी जोधाबाई का रोल बहुत अहम है, जो शहंशाह के हुजूर दरखास्त लेकर आती है कि किसी तरीके से अनारकली की जान बख्शी कर दी जाए, मगर शहजादा सलीम इंतहाई कदम उठा चुका था। इसी वजह से बादशाह जलालुद्दीन अकबर को मजबूरन अनारकली को कैद करने का हुक्म देना पड़ा। यूं शहजादा सलीम से अनारकली छीनकर कैद खाने में डाल दी गई। इस जमाने का इख्तिताम यहाँ पर, इस ड्रामे का इख्तिताम यहाँ पर हो जाए। जमाने भी ठीक है। फनी मुहासन के हिसाब से देखा जाए तो किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर निगारी, उसलूब, फनी फिक्री तजिया के अलावा अनारकली का अलमिया भी इसमें शामिल है। किरदार निगारी ड्रामे का ताल्लुक खालिस उसके किरदारों के हवाले से होता है। ड्रामे के किरदार मजबूत और शुस्ता हो को ठीक कर लीजिए तो नाजरीन और कारी के लिए दाद के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, वरना किरदार निगारी के हवाले से ताज साहिब की गिरफ्त में ज्यादा मजबूती, ताज साहिब की गिरफ्त ज्यादा मजबूती से, अच्छा ठीक है, वरना किरदार निगारी के हवाले से ताज साहिब की गिरफ्त में ज्यादा मजबूती से नुमाया हुआ, यानी ड्रामा, और उनके किरदार ने बतरीके एहसन अपना हिस्सा डाला, जिसका एजाज ताज साहिब को जाता है। फिर पेज नंबर 123 है जी, मुकालमा निगारी। मुकालमा निगारी में अनारकली ड्रामा जिस कदर ताज के कलम ने मजबूती से थामा, ये फन किसी और की मेरास नहीं हो सकता। मुकालमा बाजी में भी इम्तियाज अली ताज ने भरपूर तरीके से इंसाफ किया और खूब दाद समेटी। हर किरदार के डायलॉग और मुकालमे अलग अलग होते हैं। ये एक फन है कि हर किरदार अपने तरीके से मुकालमा बोले, मगर ताज इसमें भी बहुत कामयाब नजर आता है। मंजर निगारी ड्रामे में मंजर निगारी ना हो तो ड्रामे में जान नहीं पड़ती। ताज साहब का कमाल यह है कि उन्होंने मंजर निगारी पर भी भरपूर तवज्जो दी और यूं ड्रामा शुरू से लेकर आखिर तक भरपूर तासुर के साथ कारी के दिल दिमाग पर छाया रहा। मुसन्निफ ने कमाल महारत का सबूत दिया और हर मुकालमा बेहतरीन अंदाज से किरदार की जुबान से पेश करने का शरफ हासिल किया। उसलूब ड्रामे का मौजू पुराना था, ये ड्रामा मुद्दत से लिखा जा रहा था, मगर इम्तियाज अली ताज ने किरदार निगारी, उसलूब, मुकालमा
निगारी मंजर निगारी के सबब इसको फिर से नए आहंग में ढालकर अपनी तकलीफ की दाद समेटी। यही खूबी उन्हें दूसरों से बड़ा ड्रामा निगार तस्वर करती है। तारीख के सफात में इम्तियाज अली ताज का नाम ड्रामे के लिहाज से शानदार रहेगा। फिक्री तजिया। अगर सवाल उठाया जाए कि अनारकली का वजूद ही नहीं था तो ऐसे बेशुमार किस्से कहानियां जमाने से गर्दिश में हैं जिनका होना मशकूक है, तो क्यों ना इस अनारकली को रियायती नंबर देकर इस अफसाने में शामिल कर दिया जाए। असल बात तो उस अधूरी कहानी को ड्रामे का सहारा लेकर दोबारा जिंदा करने की है कि ताज ने अपनी सी सही की और जिस किस्से या कहानी को बार बार सुन रखा था उसी पर मेहनत की और इसके खुदखाल नए सिरे से उजागर करके कारी के सामने पेश किए। बहैसियत मजमूई पर कारी ने इसके फन की दाद उनको जरूरी है। हाँ, अगर किसी जगह खुद कलामी के जरिए ड्रामे के डायलॉग या मकालमे अदा किए गए तो ये ताज का अंदाज और हुनर हो सकता है। लिखने वाले की कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं कि उसने किरदार की जुबान से कुछ मुकालमे अदा करवाए, जिस तरह तोबा टेक सिंह में उपड़ी दी गुड़ गुड़ दी एंकस दी बेदनिया दी उसने इम्तियाज अली ताज ने क्या नाम है सादत असर मंटो ने करवाया। और मुआवन अदाकार भी होना जरूरी नहीं, तब उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। बहरहाल ये तय है कि सबने तस्लीम किया कि ताज ने मेहनत और हुनर से अनारकली को जिंदा किया। नतीजा इश्क और मोहब्बत की सैकड़ों दास्तानों का नतीजा मौत की शक्ल में निकलता है। इस शानदार ड्रामे का इख्तिताम भी अनारकली की मौत पर हुआ। इश्क की तारीफ मुमकिन नहीं, एक पाकीज़ा जज्बे का नाम है। अगर अनारकली मौत ना पाती तो ड्रामा तो खत्म था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छा ये मेरा खुलासा पढ़ दिया, आपको सारी स्टोरी सुना दी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ना कि आप अलग अलग कैरेक्टर भी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारा पेज नंबर 125 पढ़ लीजिए, 126, 127, 128, 129, 130, 31, 32 तक इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, P4 का सारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। क्रेडिट गोज टू यू पीपल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप P3 के साथ मैं वापस आता हूं और P2 के साथ वापस आता हूं और इंशाल्लाह आपका सारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। आपने ना सिर्फ खुद इससे इस्तेफादा कीजिए बल्कि